हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो द ट्रेस ऑफ द मून के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखकर कहती है कि क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि कोई ऐसा वक्त आया जिसमें तुम्हें और किसी और चीज़ को चुनना पड़े तो तुम मुझे चुनोगे और तुम मुझे नहीं मारोगे। और ये बात सुन के हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ही चुनूंगा और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और ऐसे जज्बातों को सुन के, ऐसी बातों को सुन के हमारी हीरोइन को एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि ये इंसान जो मेरे सामने बैठा है ये मुझसे बहुत प्यार करता है। और फिर वो ये भी कन्फर्स करती है कि जिस शख्स के बारे में उसने बात की थी वो कोई और नहीं, वो उसके पापा थे जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और वो उनके साथ रहती है। और तब ये गलतफहमी भी दूर हो जाती है। मगर हमारे हीरो को तो बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बिस्तर पे पटक के उसके ऊपर आके कहता है अब तुम्हें इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और तभी हमारी आशीना कहती है ओ सच में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। नए आए हुए वज़ीर आकर हमारे हीरो से मिलते हैं और उसे देखकर हमारे सेहात भी काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं आप, और कैसे हैं, सब ठीक तो है? मैंने सुना है आपके लश्कर पर हमला हुआ था और आपका एक जांबाज सिपाही भी चला गया। सच में ये सुन के काफ़ी तकलीफ़ हुई। और कल रात की पार्टी कैसी रही, क्या आपने एंजॉय किया? और तभी वो कहते हैं कि हाँ, बहुत देर के बाद पार्टी मिली है ना, तो इसलिए मैंने काफ़ी एंजॉय किया। और सच कहूँ तो बहुत सारे नए लोग थे जिन्हें देखकर मुझे अजीब सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, मगर इब्राहिम इन सब चीज़ों से बहुत खुश होता है, उसे नए नए लोगों से मिलकर मज़ा आता है। और ये सारी बातें करके वो कहीं ना कहीं चुप होता है और फिर कहता है कि सच में सबके अपने अपने आगे बच्चे हैं और वो अपनी गद्दी उन्हें दे देंगे और मैं भी अब चाहता हूँ कि इस पोस्ट से चला जाऊँ। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि इतनी जल्दी, मगर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्या तुमने सोचा है तुम ये अपना पोजीशन किसको दोगे? हाँ, तभी फिर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ अभी तक सोचा नहीं है, मैंने सोचा है कि अपने जांबाजों के बीच में युद्ध करवाऊं और जो भी जीतेगा उसे मैं फिर अपना ये जगह दूंगा। और ये बात सुन के हमारे हीरो कहते हैं कि सच में तुम बहुत जल्दी ये सब कर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम थोड़ा वक्त और साथ दोगे। हाँ, तभी वो कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं आपका साथ थोड़ा और दूंगा, मैं भी नहीं जानता था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा कि मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। और सच कहूँ तो सबके बेटों को देखकर, सबके बच्चों को देखकर दिल में कुछ कुछ होता भी है। इब्राहिम का बेटा है, कल को उसे कुछ हो गया तो वो उसकी गद्दी संभालेगा। और वर्मन और सारे के सारे जितने भी जांबाज हैं, सबके बच्चे आगे से आगे बैठे हुए हैं जो कि गद्दियों को संभालेंगे। मगर सोहर और माइन, बस यही दो जगह हैं जिनके कोई भी सिंहासन के वारिस नहीं है। इसलिए हमें कुछ न कुछ तरकीब लगाकर ही अपने वारिसों को ढूंढना पड़ता है ताकि यहाँ पर कोई भी युद्ध न छिड़ जाए गद्दियों को लेकर। ये बरसों से होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। और तभी हमारे राजा जी कहते हैं कि हाँ, ये सब तो चलता ही रहता है और ये होगा ही, क्या कर सकते हैं। मगर शारजह के तो नसीब अच्छा था ना, वहाँ के लोगों की काफ़ी सहमति है, तभी तो वर्मन को छोटी सी उम्र में ही गद्दी दे दी गई। ये बोलकर शाहिद एकदम से चुप हो जाता है। और तभी फिर वो कहते हैं कि क्या सच में आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो इंसान अब बड़ा हो चुका है और वो एक ऐसा शख्स है जिसकी आंखों से पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रहा है और क्या नहीं। हाँ, सच में ये काफ़ी मुसीबत देने वाली बात है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं हाँ, तुमने भी इस बात को महसूस किया ना, मैंने भी इस बात को महसूस किया है, पर क्या कर सकते हैं। और तभी हमारे वजीर एक दिन के लिए चुप हो जाते हैं और फिर वो एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि सच में कितना वक्त हो चुका है ना उस हादसे को, और अब तो सबने अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी है, सबने अपने अपने रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं। और सिहाद, आपने, क्या आप उस हादसे को भूल चुके हैं और आपने छानबीन करनी बंद कर दी है? ये बात सुन के हमारे हीरो एक पल के लिए वहीं पर दहक जाते हैं और
चुप होकर उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या सच में अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी हमारे हीरो कहते हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है कि हम उस हादसे को भूल चुके हैं जिस हादसे में हमारी माँ की जान गई और जिस हादसे में ये सब कुछ हुआ। वो हादसा भुलाने लायक है क्या? क्या आप उस हादसे को भूल गए? और तभी वो कहते हैं कि नहीं, वो हादसा भुलाना इतना आसान कहाँ था और ना ही है, उसे कभी नहीं भूला जा सकता। वो एक ऐसी घटना जहाँ पर हरम के अंदर मासूम औरतों और उनके बच्चों को शरेआम तलवार से मार दिया गया और साथ में ही राजकुमार ने खुद अपनी आत्महत्या करके इस दुनिया से चले गए। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसा इतना बड़ा हादसा होगा, क्योंकि वो तो इतने शानदार पॉलिटिशियन थे और इतने अच्छे लड़ाकू, इसीलिए तो उन्हें ये महाराज की गद्दी दी गई थी ना, आपके भाई को। मगर कौन जानता था कि वो एक दिन खून की नदियाँ बहा देंगे। और उस खून की नदियों के बाद क्या हुआ? उनके चले जाने के बाद सिंहासन खाली हो गया और उस सिंहासन को पाने के लिए चारों ओर से आक्रमण हुआ, चारों ओर से इतना युद्ध, इतना खून, मैं कभी नहीं भूल सकता। वो पेशियान की बर्बादी का आगाज था। सच में चारों तरफ लहू ही लहू, लाशें ही लाशें। और तभी ये बात सुन के हमारे सिहाग कहते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो ऐसे शख्स को आखिर राजा बनाया ही क्यों गया? उसे नहीं बनाना चाहिए था ना। उसने ऐसा क्यों किया? क्या किसी को पता नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है? और ये तो नहीं होना चाहिए था ना। और तभी फिर वो कहते हैं कि किसी को नहीं पता था उस वक्त, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे। आगे चल के पता चला कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं थी और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और तभी वो कहते हैं कि सच में उनकी दिमागी हालत की वजह से सबको ये सब भुगतना पड़ा। और मेरी माँ, वो उस वक्त भी तो गई थी ना, और आपकी बहन, क्या आप भूल चुके हैं उस वक्त को? आपकी बहन भी तो उस हादसे की विक्टिम है ना। मुझे और कुछ नहीं जानना, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने ये सब कुछ किया क्यों? आखिर क्यों? इतनी बर्बादी, इतना आतंक, ये सब कुछ करने की क्या वजह हो सकती है? और ये सारी बातें सुन के चीफ वहीं पर मौन खड़ा रहता है, क्योंकि उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता। और उसे याद आता है कि अभी अभी वो अपने होने वाले वारिस की अगन जला कर आया है, ताबूत में डाल कर आया है। और फिर वो कहता है कि सच कहूँ महाराज, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब और खून खराबा नहीं चाहता। मैं अब अपने लोगों को खोना नहीं चाहता। और ये बात सुन के हमारे सिहाग सिंहासन से थोड़ा सा उठ खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि यकीन करो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं बैठा हूँ और मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा जिसकी वजह से कोई भी नुकसान हो। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारी हीरोइन किताब लेके बैठी होती है, मगर वो तो बैठी बैठी वासियाँ मार रही होती है, मानो कि उसे नींद आ रही है। और तभी जाके आगे से उसे कहती है कि तुम्हें अपने हर एक तौर तरीके को ध्यान रखना चाहिए। जब भी सिहाद आए तुम्हें उसके सामने, और फिर वो देखती है वो तो सो रही है, और फिर वो कहती है क्या तुम उठोगी? और तभी हमारी हीरोइन कहती है हाँ सच में यार, मैं तो सो ही गई थी, मगर तुम ये सब कुछ कैसे याद कर पाती हो जाके? यार तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे नॉलेज है? तुम तो कभी हरम में रही ही नहीं हो ना, फिर हरम की इतनी सारी चीज़ों की तुम्हें कैसे नॉलेज? और तभी जाके कहती है कि मैं कुछ वक्त तक हरम में रही थी, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम और हरम में? तो वो कहती है हाँ, जब मेरी माँ की मौत हो चुकी थी बचपन में, तो मेरी आंटी मुझे हरम में ले आई थी, इसकी वजह से मैंने बहुत सारा वक्त हरम में बिताया है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हरम के अंदर जो चला जाता है उसे बाद में बाहर तो निकाला ही नहीं जाता,
फिर ये वापस कैसे आई।